जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च को होने वाले बायोलॉजी के पेपर में ये वीडियो आपको 70 में 70 नंबर दिलाएगा। ये गारंटी है अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हो। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ भी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 3 मार्च बायोलॉजी क्लास 12 पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2025, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 12 की परीक्षा अगर आप देने वाले हो, बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपके पास, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो निश्चित रूप से आप 70 में 70 भी स्कोर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न है जिनको आपको करके जाना है, आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो उत्तर प्रदेश के, अपने जिले का नाम, अपने प्यारे गांव या फिर अपने प्यारे शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ आपके कितने परसेंट का टारगेट है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमने कुछ शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी वाले क्वेश्चंस बनाए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स और पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्च बायोलॉजी क्लास 12 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। इनका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है, छोटे छोटे प्रश्न है, आपको इनको तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर, निश्चित रूप से ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसता है, आता ही आता है। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। इसके बाद भ्रूण पोष क्या है, इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन। शॉर्ट नोट, छोटे छोटे नोट, ये वो क्वेश्चन है जो 2 नंबर और 3 नंबर में फंसेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इस बात का ध्यान रखना, जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही लंबा आंसर लिखेंगे। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आधे पेज में हम आंसर को लिखते हैं। अगर कोई डायग्राम बनाना होता है तो वहीं साइड पे हम छोटा सा अच्छा सा सरल और स्पष्ट डायग्राम बनाते हैं विद लेबलिंग। अगला क्वेश्चन है प्रारूपिक बीजांड का सचित्र वर्णन करो। भैया बीजांड का छोटा सा आप चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे साइड में, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु जनन। भैया ये पुष्पी पौधों में जनन जो पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो लघु बीजाणुधानी का निर्माण और लघु बीजाणु जनन, ये क्वेश्चन बार बार फंसता है। इसके बाद द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन समझाइए कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार होता है, ये चीज आपको समझानी है। इसके बाद गुरु बीजाणु जनन तथा बीजांड का परिवर्धन कैसे होता है, ये आपको समझाना है। इसके बाद परागण, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परागण तो फंसना ही फंसना है। परागण, परागण के प्रकार जैसे स्वपरागण, परपरागण। इसके बाद कीट परागण, जल परागण, वायु परागण, ये सब परागण के प्रकार होंगे। परागण से भैया लाभ क्या है, हानि क्या है, परागण से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इसलिए तैयार करके जरूर जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कौन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंता मत करो, इसका पूरा पीडीएफ हम आपको देंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बस आप नोट कर लो, निश्चित रूप से आपका 99% अबव 90% पेपर यहीं से फंसने वाला है, ये गारंटी है। यहां पर ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। छोटे क्वेश्चंस में जो प्रश्न फंसेंगे भैया वो है जैव विविधता पर आपको टिप्पणी लिखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी करके भी अगर पूछ लिया जाए तो आप घबराना मत, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता एक ही बात है। इसके बाद IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप फुल फॉर्म लिखेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का पूरा नाम लिखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछ दिया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बाद इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय जब जीवों को उन्हीं के आवास में संरक्षित करते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, और एक्स सिटू जब उनको किसी दूसरे स्थान पर, जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्राणी उद्यान बनाते हैं, मतलब चिड़ियाघर बनाते हैं, इसके बाद एक्वेरियम बनाते, किसी दूसरे जगह पर ले जाकर किसी जीव को संरक्षित करेंगे, तो ये एक्स2। दोनों के दो एग्जांपल जरूर याद करना, क्वेश्चन बेस्ट हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट पर आपको टिप्पणी जरूर तैयार करनी है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट पर टिप्पणी जरूर पूछी जाएगी, ये आप तैयार रखना बिल्कुल क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में बहुत ही स्पष्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन सारे पढ़ के जाना ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आइडिया रहे कि हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें लिखना क्या है, अगर बाई चांस आप वहां पर भूल भी जाते हो तो भी आप बना बना के लिख सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा बना के नहीं लिख सकते, लेकिन बायोलॉजी में आप थोड़ी जानकारी है तो थोड़ा बहुत आप बना के भी लिख सकते हो। संकटाग्रस्त प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। संकटाग्रस्त प्राणी भैया इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक में हम इनको रखते हैं लाल पन्ने पर और गुलाबी पन्नों पर, नीले पन्ने पर, पीले पन्ने पर, ठीक है, ग्रीन पन्ने पर। रेड डाटा बुक वही चीज,
जिसमें संकटाग्रस्त जातियां, सुरक्षित जातियां और जो संकटाग्रस्त हैं, जो विलुप्त जातियां, उन सबको अलग अलग रंग के पेजों पर लिखते हैं, वही रेड डाटा बुक है। उसी पर एक आपको शॉर्ट नोट तैयार करके जाना है, रेड डाटा बुक पर क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक को बिल्कुल मत मिस करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखो। 4 अंतर याद कर लो बस, राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। 4 अंतर आप जरूर तैयार करके जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रहे वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैव विविधता था, IUCN और WWF का फुल फॉर्म, इन सिटू एक्स सिटू संरक्षण यानी बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय संरक्षण। इसके बाद हॉटस्पॉट पर आपको टिप्पणी शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब टिप्पणी, संकटाग्रस्त प्राणियों से क्या समझते हैं, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, वो क्वेश्चन जो आनुवंशिकता वाले चैप्टर से फंसेंगे भैया, डाउन सिंड्रोम पर। ठीक है, 21वें जोड़े के गुणसूत्र की 21वें जोड़े में ट्राइसोमी हो जाती है, तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण आप लिखेंगे कि अल्प विकसित हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम वाले। इसके बाद बुद्धि का विकास नहीं होता, शरीर के विकास में अन्य बाधाएं आती हैं, मस्तिष्क का विकास में अन्य बाधाएं आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती है। डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी। इसके बाद जीन रूप और दृश्य रूप यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप पर आप शॉर्ट नोट तैयार रखना। इसके बाद देखते हैं भैया क्या है आनुवंशिकता में, क्रॉसिंग ओवर क्या है, आता है शॉर्ट नोट। सप्रभाविता, कोडोमिनेंस में आपको पढ़ के जाना है, कोडोमिनेंस फंसता है। प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद 10th लेवल का क्वेश्चन है, मेंडल के नियम से बता दोगे कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर क्या है। आनुवंशिक रोगों पर टिप्पणी लिखिए, चाहे वो भाई कलर ब्लाइंडनेस हो, इसके बाद हीमोफीलिया हो, ठीक है, इसके बाद जो भी लिंग संलग्न रोग होते हैं, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, वर्णांधता जिसे कहते हैं, इन सब के बारे में आप छोटा सा नोट तैयार करेंगे। मानव में लिंग निर्धारण और उसी तरह से पक्षियों में लिंग निर्धारण का लगभग प्रोसेस सेम है। लिंग निर्धारण वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, लॉन्ग आंसर टाइप में फंसता है। लिंग निर्धारण को आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, उसमें फंसेगा। इसके बाद मेंडल के वंशागति के नियम, चाहे प्रभाविता का नियम हो, चाहे पृथक्करण का नियम हो, चाहे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का इंपॉर्टेंट है। पृथक्करण यानी जो डबल क्रॉस है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो जरूर उसका चार्ट तैयार कर लेना। चार्ट बना दोगे, चार्ट के बारे में लिख दोगे, काम हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। लिंग संलग्न लक्षणों से आप क्या समझते हैं, लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताना। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है भैया, जेनेटिक कोड, जिसको अनुवांशिक कोड कहते हैं, चाहे वो आरंभन कोड हो, समापन कोड है, AUG आरंभन कोड और समापन कोड, जरा कमेंट करके बताओ। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्प में पूछा जाएगा आरंभन कोड। तो अनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। अल्कोहल तथा ड्रग्स के दुरुपयोग क्या होते हैं, यह आपको बताना है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स से आप क्या समझते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कोई 2 प्रतिजैविक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये आप 2 प्रतिजैविक के नाम तैयार रखो। मलेरिया के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया का रोगजनक कौन है, रोगवाहक कौन है, लक्षण और उपचार आप लिखेंगे। टाइफाइड का कारक, लक्षण और रोकथाम, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। एक अगर 1 लाइन में पूछ दिया जाए 1 नंबर में, तो भी आप बताएंगे। डेंगू ज्वर तथा न्यूमोनिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। न्यूमोनिया और डेंगू ज्वर थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे, प्लेटलेट गिर जाती हैं, बुखार आता है, ठीक है, आई बॉल्स के पीछे दर्द होता है, सारे सिम्टम्स याद कर लो, क्यों होता है, क्या जीवन चक्र है डेंगू का, थोड़ा लाइट पढ़ लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाएंगे, तब भी काम चल जाएगा। स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएंगे, स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है IVF यानी पात्र निषेचन पर आप टिप्पणी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है इस क्वेश्चन को। परिवार नियोजन पर टिप्पणी, आना ही आना है इस क्वेश्चन को, जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण को समझाइए, जरूर आता है और विस्तार से आपको समझाना है जनसंख्या वाला। इसके बाद पर्यावरण से कुछ और प्रश्न, की स्टोन प्रजाति क्या है, 2 लाइन की परिभाषा होगी, उदाहरण समझ जाएंगे। सह-उपकारिता और परस्परता पर टिप्पणी लिखिए, सह-उपकारिता और परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। सहजीविता पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन आप जितने ज्यादा तैयार करोगे उतना फायदा है। टिप्पणी से अगर क्वेश्चन को, टिप्पणी शॉर्ट नोट अगर तैयार है, टिप्पणी तैयार है, तो अगर क्वेश्चन उसी टॉपिक पर घुमाकर भी पूछ दिया जाता है, जैसे आपने पढ़ा है की स्टोन पर टिप्पणी लिखो, अब इस तरह से पूछा गया की स्टोन प्रजातियां क्या हैं, इनका क्या महत्व होता है, तब भी आपको आइडिया होगा और आप लिख दोगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सहजीविता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, सही उदाहरण सहित। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न की DNA लाइगेज, ठीक है, DNA लाइगेज पर टिप्पणी आप लिखो, DNA लाइगेज पे क्वेश्चन आता है।
डीएनए लाइगेज, पीसीआर पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो कि आने ही आने, इसलिए अगर आप इनकी तैयारी कर लोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं आपको। 70 में 60 से पार तो कर जाओगे अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे। इसके बाद प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। बायो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स इनका कृषि में क्या महत्व है। भैया जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं, चाहे केचुए की खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे हरे जो हमारे घरेलू कचरा होता है, जो घरेलू कचरा प्लास्टिक वाला कचरा नहीं, जो ऑर्गेनिक कचरा होता है, चाहे वो फलों के छिलके हों, सब्जियों के छिलके हों, चाहे खराब भोज्य पदार्थ, उनसे जो खाद बनती है उसे जैव उर्वरक कहते हैं। हालांकि इसमें पोटाश, सोडियम और नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन फिर भी इनके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या जिनको बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं, ये पढ़ के जाएंगे। बायोगैस क्या है, इसका डायग्राम तैयार कर लेना भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके दो उपयोग लिखिए, खाना भी पका सकते हैं बायोगैस से, और क्या कर सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग लिखो, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा याद कर लेना, शॉर्ट नोट भी पूछ दिया जाए तब भी आप बता सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की कृषि में उपयोगिता क्या है, अलग अलग प्रजातियों की हम फसलें उत्पन्न करते हैं, चाहे धान की प्रजाति हो, चाहे सूरजमुखी की प्रजाति हो, चाहे राई की प्रजाति हो, चाहे आलू की प्रजाति हो, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी से ही उन्नत किस्म की फसलें, उन्नत किस्म की प्रजातियां बनाते हैं, जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं वो बनाते हैं। बीटी कपास पर नोट आएगा ही आएगा, बायोपायरेसी पर नोट आएगा ही आएगा। जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी क्या उपयोग है भाई, टीके बनते हैं, अलग अलग वैक्सीन बनती हैं, अलग अलग दवाएं बनती हैं। बायोटेक्नोलॉजी से ही विभिन्न रोगों को कंट्रोल में किया जाता है, अलग अलग प्रतिजैविक औषधियां बना के, उनके विरुद्ध टीके बना के, उनके विरुद्ध प्रभावी दवाइयां बना के, ये सब आप लिखेंगे। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखेंगे। पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर टिप्पणी। जेनेटिकल इंजीनियरिंग के मानव हित में 4 उपयोग क्या है, तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के मानव हित में 4 उपयोग। उसके बाद जैव विविधता पर आप टिप्पणी लिखेंगे जो पीछे बता चुके हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए में अंतर आपको याद है, आपको तैयार रखना चाहिए, आता ही आता है। इसके बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। एलेक्स जेफरीज ने खोज की थी, क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, डीएनए अंगुली छाप की, ये आप तैयार कर लेंगे। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी पर शॉर्ट नोट लिखिए। अगर पूछ दिया जाए एचजीपी पर टिप्पणी लिखो, तब भी आपको पता होना चाहिए भाई एचजीपी क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थोड़ा पढ़ के जाना, काम चल जाएगा। इसके बाद डीएनए के वाटसन और क्रिक के मॉडल को आप तैयार ही कर लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है, बार बार पढ़ा हुआ है। तो डीएनए के वाटसन क्रिक के मॉडल पूछ दिया जाता है। इसके बाद कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए होता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, और कौन सा होता है, कमेंट करके बताओ। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये 3 आरएनए होते हैं, अलग अलग कार्य। आरएनए का कार्य क्या है, मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये ध्यान रखेंगे। और डीएनए क्या है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ये ध्यान रखेंगे। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन पर टिप्पणी लिखो। अनुलेखन क्या होता है भाई, आरएनए से डीएनए का निर्माण जब होता है तो उसे अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से जब प्रोटीन संश्लेषण होता है इनके कोड के हिसाब से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन यानी अनुवादन कहते हैं। लेकिन जब कभी डीएनए से आरएनए बन रहा हो तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं विपरीत अनुलेखन। तो अनुलेखन आपको पढ़ना है कुल मिला के, अच्छे से आप एक बार शॉर्ट नोट देख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड मैंने आपको बताया, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। जेनेटिक, भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले आप हेडिंग डालो जेनेटिक कोड, यहाँ पर आपने परिभाषा लिखी, इसको 2-3 लाइन में इसको एक्सपेंड किया, फिर इसकी विशेषताएं, हेडिंग डाली, विशेषताएं 3-4 लिख दी, काम खत्म हो गया। इस तरह से व्यवस्थित ढंग से अच्छे से क्वेश्चन करोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। जहां पर डायग्राम जरूरी है, जहां पर डायग्राम ही नहीं जरूरी होता बायो में, फ्लो चार्ट भी जरूरी होता है। आप इस तरह के फ्लो चार्ट से चीजों को समझा सकते हैं, किसी पाई डायग्राम से आप चीजों को समझा सकते हैं, ठीक है। पाई डायग्राम से चीजों को समझा सकते हैं, कोई परसेंटेज हो, कोई डेटा हो, कोई हल्का फुल्का फ्लो चार्ट हो, उन सब से। जैसे यहाँ पर अभी आपने लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डीएनए, ठीक है, इधर लिख दिया आपने आरएनए, यहाँ पर आप लिखेंगे अनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोटीन संश्लेषण। बात प्रभावी ढंग से एग्जामिनर सर के पास चली गई, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपरा हर साल आता है, प्लेसेंटा या अपरा पर टिप्पणी लिखो, अपरा के कार्य लिखिए। पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना है। मादा जनन तंत्र अगर आप पढ़ सकते हैं, पुरुष और मादा जनन तंत्र अच्छे से आते हैं, तैयार कर लेना। युग्मक जनन क्या है? कुछ क्वेश्चन देखो, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ छूट मिलती है कि उसमें अथवा में प्रश्न दिया होता है, तो आप 4 दिए होंगे, कोई 2 कर लोगे, तो जो आपको अच्छे से आता होगा वो करना, तो जो अच्छे से तैयार कर सकते हो वो तैयार करो। युग्मक जनन क्या है? गैमेटोजेनेसिस नामांकित चित्र की सहायता से शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाइए, शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाएंगे। और मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, देख लो, सामने लिस्ट रख लो, अपने पीडीएफ रख लो और इन क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते जाओ। अगर आप इन क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के पढ़ लोगे तो 70 में 65 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, मोस्ट ऑफ द पेपर आप लपेट दोगे। जी हाँ, ये वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया थे, अनिषेक फलन आप तैयार करेंगे, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता पाली एम्ब्रियोनी तैयार करेंगे, सहप्रभाविता वहां पर भी था, पीछे पीडीएफ में भी था, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पीछे भी था। ओपियोइड्स पर टिप्पणी आप लिखेंगे, ठीक है, ओपियोइड्स पर टिप्पणी आप लिखेंगे, कहां गया, ओपियाइड्स पर टिप्पणी लिखेंगे। बीटी कपास पीछे था, इंटरफेरॉन पर शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम पर, प्रतिरक्षा पर, पीसीआर भी उसमें था, बायोपायरेसी भी उसमें था, पारजीनी जंतु भी उसमें थे, कीस्टोन प्रजाति भी उसमें था और तप्त स्थल भी था। ये वो क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर ले जाते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे, फंस जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करो। 3 मार्च के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन कर लो, वहां पर सभी कुछ आपको ये पूरा पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने प्यारे जिले, प्यारे गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना और आपका 10th या फिर 12th में कितना टारगेट है जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।